So as I said, there are certain provisions inside Companies Act under that Schedule 3, where it says where when you prepare financial statement, you need to disclose certain relevant information in the financial statements. For share related information, they also say that you need to disclose name and holding of each shareholder if they own 5% or more shares of the company. Also, the name of the parent company, the holding company, or ultimate holding company. So, through disclosures, it is informed to the stakeholder or user of that financial statement that the company is owned by whom. Right? Manu, for an example, had AOC Private Limited been in India, and AOC is preparing its financial statements. While disclosing and preparing financial statements under Schedule for Share Capital, it must disclose the name of shareholders if those shareholders are owning more than 5%. So it gets disclosed automatically. है त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बुक्समा लले गभर्न गरेको हुनाले. So someone of you was raising some doubt in illustration number 1. I think it was Sam, huh? Sam? No, sir. That's Kishan. That's Kishan. Yes, sir. What was your doubt, Kishan? At once, sir. Describe it, sir. Once Okay. again. त्यो त मेरो एरियामा हिजो पुरै सर्भर नै डाउन थियो सर वाइफाईको. हिजो पुरा हुरी आएको थियो क्या सर यतातिर अनि केही सुनिएन आवाज सुनिएन. आवाज नै सुनिएन. Okay. So illustration 1 मा as such illustration 1 ले शेयर इशु गरेको छ. एप्लिकेसन पब्लिकलाई इशु गर्दाखेरि 70,000 शेयरको लागि एप्लिकेसन आएको थियो. हैन त्यसपछि उले चाहिँ पहिला नै पब्लिकलाई 60,000 शेयर इशु गरिरहेको छु भनेर जानकारी दिएको थियो. तर एप्लिकेसन 70,000 आयो. 70,000 एप्लिकेसन आएपछि उले अलॉटमेन्ट त 60 भन्दा बढी गर्न सक्दैन ओभर सब्स्क्रिप्सन भए तापनि. ले 60,000 शेयर अलॉट गर्यो. क्वेशनले के भनिरहेछ कि उले सबै पैसा मध्ये 9 रुपैयाँ चाहिँ मागेको छ. Up to 31st March, it has demanded or called 9 rupees per share. All shareholders duly paid the amount called, except one shareholder holding 5 share who has paid only 7 per share. तो कहीं ना कहीं 2 रुपया एक जनाले दिए ना. So from that context, if you see, total 60,000 shares, shares were finally issued. Out of which one shareholder holding 5,000 shares. It means remaining कति भयो त 55,000 shares. सबैसँग 9 रुपैयाँ मागिएको थियो. सबैसँग माग्न चाहिँ सबैसँग 9 रुपैयाँ मैले मागिहाले. तर मैले योसँग पुरै 9 रुपैयाँ पाएँ. यसले मात्रै 7 रुपैयाँ दिएको छ. यसले 2 रुपैयाँ दिएको छैन. अहिले माग्न त्यससँग पनि 9 रुपैयाँ मागेको थियो. यसले जुन 2 रुपैयाँ दिएको छैन त्यो एरियरमा छ. पछि दिन्छ भनेर हामीले यससँग रिसिभ गर्नु पर्ने छ भनेर त डिस्क्लोज गर्नु पर्यो नि. दिस इज इन एरियर. बाद में मिलेगा इनसे, है ना. दिस इज रिसिभ भइसक्यो 9 रुपैयाँ मागेको मध्ये यो चाहिँ पछि पाउँछ भनेर लेखे. यसैको सिक्वेन्समा मैले एकाउन्टिङ एन्ट्री गरेको छ. छुट्याउने कसरी? या त हामीले मानौ 9 रुपैयाँ डिमान्ड गर्यो. तो 9 रुपैयाँ पहिला यदि इन्स्टलमेन्टमा माग्ने कुरा भइरहेछ भने क्वेशनले डिटेलमा भन्थ्यो. एप्लिकेसनमा यति पैसा माग्ने, अलॉटमेन्टमा एप्लिकेसनको बेलामा यति पैसा माग्ने, अलॉटमेन्टको बेलामा यति पैसा माग्ने, फर्स्ट कल गर्ने, सेकेन्ड कल गर्ने. इन्स्टलमेन्टमा भयो भने त यस्तो हुन्छ नि 10 रुपैयाँको शेयरमा 9 रुपैयाँ माग्ने. मैले हिजो एक्जाम्पल लिएको थिएँ. मानौ 1 रुपैयाँ एप्लिकेसनमा, 6 रुपैयाँ अलॉटमेन्टमा अनि त्यसपछि 2 रुपैयाँ फर्स्ट कलमा अनि 6 2 8 1 9 र 1 रुपैयाँ मानौ सेकेन्ड कलमा. यो फर्स्ट कलमा अनि यो चाहिँ मानौ सेकेन्ड कलमा अर्को 1 रुपैयाँ माग्ने गरेर उनीहरूले स्किम बनाएको थियो. मैले मानेको थिएँ. इट वाज नट इनसाइड द क्वेशन बट मैले चाहिँ मागेको थिएँ कि यस्तो पनि भएको हुन सक्छ. यसो गर्दाखेरि कम्पनीले
यहाँसम्म पैसा डिमान्ड गर्यो भने 162 रुपियाँसम्म डिमान्ड भइसक्यो, कल गरिसक्यो। त्यसमध्ये 55,000 शेयर होल्डरले पुरै यहाँसम्मको पैसा दिएको छ भने त्यो 5,000 शेयर होल्डरले मात्र यो दुईटा पैसा दिएको छ, एउटा यो दिन बाँकी छ। त्यो हिसाबमा हामीले एकाउन्टिङ इन्ट्री गर्यौँ। पैसा माग्दाखेरि हामीले के इन्ट्री गर्छौँ, एप्लिकेसन आउँदाखेरि के इन्ट्री हुन्छ, त्यही स्किममा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। याद छ कि भुल गयो? हामीले पहिला एप्लिकेसन आयो आउँदाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट एक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो 70,000 शेयर में आयो, यो 1 रुपियाँ को एज्युम गरेको छु म त्यसरी 1, 6 र 7 अनि त्यसपछि त्यसलाई एलोट गर्नु पर्यो। पहिले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। किनभने मैले 60,000 मात्रै डिमान्ड गरेको छु, मैले 60,000 शेयर मात्रै इस्यु गर्न सक्छु, त्योभन्दा बढी म इस्यु गर्न सक्दिनँ। तर पैसा आएको छ 70,000, 10,000 त मैले फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो कन्टेक्स्टमा मैले 10,000 फिर्ता गरिदिएँ र 60,000 रुपीज क्यापिटलाइज गरेँ। यहाँ तक केही डाउट छ कृष्णा? किशन, ओ मेरे किशन, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? तो यहीं पे गड़बड़ होगा तो अफेयर हो जाएगा। कोई बोली नहीं रहा है ना किशन? उसको वाइफाई गएको जस्तो लागिरहेछ त। ल त्यसैले यहाँसम्म मैले पैसा एप्लिकेशन को थ्रू आएको पैसालाई रिटेन गरे, एक्सेस पैसालाई फिर्ता गरेँ। त्यसपछि हामीले के भनेका थियौं, पैसा माग्ने काम सुरु हुन्छ। मैले फेरि पैसा मागे अनि मैले भने भाई तुम्हारा अब अलॉटमेंट हो गया, हमको तुम पैसे दो। तो हम उसको डेबिट किए। कितना रुपया मांग रहे हैं? ऊपर हमने माना था कि हम नेक्स्ट बार में 6 रुपया मांगेंगे, और 6 रुपया मांगने का मतलब 1 और 6 दोनों मिला के 7 रुपया होता है। 7 रुपया तक तो सभी ने दिया, इसने भी 7 रुपया दिया, दूसरे 55,000 ने भी 9 रुपया दिया, तो इसका मतलब उसने भी 7 रुपया दिया ही। तो पूरा पैसा मांगा हमने 6 रुपये के हिसाब से। 60,000 इंटू 6 रुपया, 3,60,000 मांगे। शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। त्यसपछि इसको अगेंस्ट पैसा रिसीव करे। So bank account debit to share allotment account 3 लाख। इसके बाद फिर फर्स्ट कॉल आपने मांगा है ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपया के हिसाब से 1,20,000 आपने मांगा सबसे, है ना। ये 60,000 इंटू 2, यहाँ 60,000 इंटू 6 था, ठीक है। तो हमने 2 रुपये के हिसाब से 1,20,000 मांगा। इस समय क्या हुआ कि हमको सभी लोगों ने पैसा नहीं दिया। एक शेयर होल्डर जो कि 5,000 शेयर होल्ड कर रहा था, उसने नहीं दिया। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर कर देते ताकि उसे हमको पैसा मिलेगा। अभी नहीं दिया है, बाद में तो लेंगे ना। तो 5,000 इंटू 2 रुपीज नहीं मिला, और 55,000 टू शेयर फर्स्ट। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली इन सभी खाताओं में देखोगे, इन सभी लेजर अकाउंट जो बनाए हो अभी एंट्रियों में, इन सभी अकाउंट में जाके देखो तो क्या हो रहा है। बैंक में कितने पैसे आए? 70,000 आया था, 10,000 चला गया। 60,000 आया, प्लस 3,60,000 आया, प्लस 1,10,000 आया। तो टोटल कितने पैसे आए बैंक में आपको पता चल रहा। बाकी ये एप्लीकेशन अकाउंट एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है। अलॉटमेंट अकाउंट एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट। फर्स्ट कल एक बार डेबिट, फिर क्रेडिट।
अल्टीमेटली रह क्या गया है, बैंक का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल में यहाँ 60,000, यहाँ कैपिटल में 3,60,000, यहाँ कैपिटल में 1,20,000। तो कैपिटल देखोगे तो तुम कितना है, 5,40,000 कैपिटल की अकाउंट में तुमको क्रेडिट साइड में बैलेंस दिख रहा है, कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में, है ना। कॉल्स इन एरियर में 10,000 डेबिट में बैलेंस दिख रहा है, और दूसरी तरफ बैंक अकाउंट में 5,30,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है। यही है कि नहीं, बताओ। यही पूरे लेजर एंट्री में, ये 3 लेजर अकाउंट में यही सब चीज है कृष्णा, यही है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो इसी हाँ को सर। हम लोग क्या किए, एक शेड्यूल बनाए। शेड्यूल बनाओ या नोट नाम दो इसको, नोट्स टू अकाउंट बोलते हैं नॉर्मली, या शेड्यूल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल टू अकाउंट भी बोलते हैं, नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। जो बैलेंस शीट बनेगा ना, उसके संबंधित ये शेड्यूल्स है, नोट्स है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्लोज करते हैं सारे इंफॉर्मेशन। सो अभी हम लोग शेड्यूल 3 देखे थे कंपनीज एक्ट का, जस्ट अभी मैंने क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों को दिखाया था। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ने बोला है कि तुम इस फॉर्मेट में कंपनीज के शेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करोगे। उसने बोला कि तुमको ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखना है ना। क्वेश्चन में भी लिखा है इसका कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो 10 लाख रुपये। बट ये सब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है ना, इससे अकाउंटिंग एंट्री से कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली इशू किए और उसमें से सब्सक्राइब हुआ, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अरे इशू सब्सक्राइब तो पब्लिक ने ज्यादा किया था, लेकिन उन जो सब्सक्रिप्शन को हम लोग रोक तो नहीं पाए ना, फिरता कर दिया। तो अल्टीमेटली इशू कितना हुआ, 60,000 शेयर्स, 60,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, 6 लाख, है ना। उसके बाद कॉल्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, मांगा उसमें से पैसे आए। अब इस केस में क्या था, 2 तरह की इंफॉर्मेशन थी। एक तो कॉल किया था, है ना, कॉल्ड अमाउंट 60,000 इंटू 9 रुपया एट द रेट ऑफ 9 ईच, जो कि कितना आया, 5,40,000। लेकिन इसमें से क्या हुआ, एरियर में है, कुछ लोग पैसे नहीं दिए हैं, कॉल्स इन एरियर में पड़ा हुआ है, तो कॉल्स इन एरियर कितना रुपया है, कॉल्स इन एरियर 5,000 एट द रेट 2 रुपए का दर। सो देयरफॉर पेड अप का अमाउंट कितना हुआ, 5,30,000। ये 5,30,000 हम लोग कहीं ना कहीं अपने इस शेड्यूल में बनाए, और इस शेड्यूल से यही इंफॉर्मेशन को अब जाके जो मेन बैलेंस शीट बनता है उस मेन बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट की फॉर्मेट की बात करें तो वो फॉर्मेट भी कंपनी एक नहीं बताया है शेड्यूल 3 में कि आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। एक तरफ ऊपर हम लोग सारे एसेट्स लिखते हैं, फिर लायबिलिटीज लिखते हैं। एसेट्स में वाइस वर्सा हो सकता है, अभी के लिए आप मान के चलो फॉर्मेट में हम लोग को टी फॉर्मेट में बनाना है, और टी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे किस नोट नंबर में है या शेड्यूल नंबर में, उसका नंबरिंग यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं ना, और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। ये करेंट ईयर का होता है, और इसी के करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर के बैलेंस भी लिखने का बात होता है ना। फर्स्ट ईयर है तो करेंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर नहीं होगा तो नील नील रहेगा। लेकिन यही चीज अगर 2 साल के बाद रिप्रेजेंट करना है तो उसका 2 साल के बाद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका करेंट ईयर, उससे प्रीवियस ईयर का भी इंफॉर्मेशन तो रहता है ना, हमेशा कंपैरेटिव चीज को दिखाना पड़ता है। तो आप लोगों ने बैलेंस शीट्स देखा है कि नहीं, चलो हम एक तुमको दिखाते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे। दिखाएं, बोलो ना। नहीं आया है सर, क्या नहीं आया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, वो कम हो रहा है।
नेपाल का तो मेरे पास डाउनलोड है ना, मैं तुम लोगों को इंडिया का ही कोई दिखाता हूँ। हाँ, DLF लिमिटेड का ही दिखाता हूँ, जब हम लोग बनाए थे खुद ही, है ना। फिर मैं तो इस समय इस कंपनी में पहले था, 2013-14 में था। ये भी रिसेंट वाला है ना, यहाँ पे देखो। देखो, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है कंपनी का। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ सर, हो रहा हाँ, है सर। चलो देखो, स्टैंड एलोन बैलेंस शीट, यहाँ पे देखो। एसेट्स में क्या क्या है नॉन करेंट नेचर का, फिर करंट नेचर का क्या क्या है, और इन सभी का विस्तृत डिस्कशन इस नोट में लिखा हुआ है। 3, 5, 4 ये सब नोट नंबर है, और इस रिस्पेक्टिव नोट में जाके इसके संबंधित सारे डिस्क्लोजर्स होंगे। बैलेंसेस कितना है, करंट ईयर कितना है, और प्रीवियस ईयर कितना है, दोनों ईयर का कंपैरेटिव बैलेंसेस दिखाए। ये लिखना पड़ता है सर, दोनों ईयर का सर? हाँ 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 हाँ, अभी फॉर्मेट में हम लोग देखते थे ना, कंपनीज एक्ट वाला फॉर्मेट में नहीं देखे थे क्या? ये देख रहे हो अब कंपनीज एक्ट आप दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। अब इसमें यहाँ देखो शेड्यूल में शेड्यूल नंबर 3 है ना। फिगर्स एट द एंड ऑफ करेंट रिपोर्टिंग पीरियड और फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, लिखा है नहीं यहाँ? हाँ सर, हाँ। लिखा? हाँ, देखा सर। ये फॉर मैंने कल बोला भी था शायद कि कंपनीज या कोई भी लॉ एक्ट कानून के तहत बनने वाला संस्थान, जैसे कंपनीज एक्ट के थ्रू कंपनीज की एग्जिस्टेंस दिखाई जाती है, वैसे ही बैंकिंग फ्रेटर्निटी में बैंक्स का जो रेगुलेटर है वो उस देश का सेंट्रल बैंक होता है। नेपाल के केस में नेपाल राष्ट्र बैंक है, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंट लॉ बना के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना के, उस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकों को बोला है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्क्लोज करोगे, तो उसने भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है। ऐसे इंश्योरेंस रेगुलेटर है, IRDA बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके, वो भी क्या किया है, एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया। तो नॉर्मली इस तरीके से गवर्न करने वाला संस्था फॉर्मेट और बाकी चीज प्रिस्क्राइब करके उसको बोलता है, उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे वो लोग उसी फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। इसीलिए यहाँ देखो, कहाँ गया भाई, कहाँ गए, यहाँ देख रहे हैं। अब चलो शेयर कैपिटल की बात करते हैं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, 16A है लिखा है, 16A, तो नोट नंबर 16A में हम जाके देखेंगे तो इससे संबंधित सारे डिस्क्लोजर आपको मिल जाएगा, है ना। देखो ये नोट नंबर 3 है, दिख रहा है, 16A हम लोग पहुंचते हैं सीधा। देखो है यहाँ पे 16A, ऑथराइज कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये अमाउंट सब लिखा है। अब इसको हाँ। इसके अलावा, ये 3 चीज के अलावा यहाँ पे कॉल्स इन एरिया दुनिया दीवाना नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं लिखा, सीधा पेड अप कैपिटल लिख दिया है, क्योंकि सारा पैसे आए होगा। इसके अलावा लिखा हुआ है ये सब चीजें कि आपको क्या करना है, एक रिकंसिलेशन बनाना है इक्विटी शेयर में बिगनिंग से लेके एंड तक। तो शुरू में कितना शेयर था, फिर नए शेयर इशू हुआ था क्या, फिर क्लोजिंग कितना है, एक रिकंसिलेशन मूवमेंट इसको बोलते हैं, मूवमेंट का बनाना है ए। उसके बाद ये अथराइज शेयर कैपिटल का मूवमेंट है, ये इशूड शेयर का मूवमेंट है, एक ऐसे पेड अप का मूवमेंट है। देखो इसने क्या क्या ऐड किया है, नया ईशॉप इशू किया है, जो भी मूवमेंट का जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब इसमें अंदर दिखाना है। उसके बाद इक्विटी शेयर का क्या टर्म्स और राइट है, इक्विटी शेयर के पास क्या किस नेचर का राइट है, ये 1 रुपया या 2 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया कितने फेस वैल्यू के शेयर्स। देखो यहाँ लिखा है ना, द कंपनी हैज वन क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ 2 पर शेयर। कुछ लोग बोला था 10 ही रुपया होता है, देखो यहाँ पे 2 रुपये पर शेयर है ना।
उसके बाद ये भी लिखा है कि हर इक्विटी शेयर होल्डर को वोट करने का अधिकार है, हर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड प्रपोज करने का काम कौन करेगा और उसको अप्रूव करने का काम कौन करेगा, वो शेयर होल्डर करेगा। इसका मतलब शेयर होल्डर के पास एक राइट तो है ना डिविडेंड को डिक्लेयर करवाने का। उसके बाद देखो शेयर्स का होल्डिंग कंपनी ने किया है, हाँ तो उसका नाम लिखा है कि इसका होल्डिंग कंपनी है राजधानी इन्वेस्ट एंड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, वो इसका होल्डिंग कंपनी है जिसने इतना शेयर होल्ड किया हुआ है। उसके बाद 5% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करने वाले कौन कौन कंपनी है या कौन कौन व्यक्ति है, इंडिविजुअल भी हो सकता है इसके अंदर, उसका नाम, उसने कितना शेयर होल्ड किया, उसका परसेंटेज होल्डिंग कितना है। सेम भी है सर? हाँ कौन है? सेम भी हो सकता है सर दोनों में सर, क्या है सर? कौन जैसे कि दोनों में? राजधानी इन्वेस्टमेंट 2 आ वो गया तो सर। अलग डिस्क्लोजर हुआ। एक तो बोला कि क्या इस कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसका नाम लिखो, उसका अच्छा अच्छा डिस्क्लोजर ऊपर हुआ। उसके बाद 5% से ज्यादा वाला का डिस्क्लोजर यहाँ लिखो। अब कोई होल्डिंग कंपनी तो बाई डिफॉल्ट 50% से ज्यादा ओनरशिप उसका रहता ही है, इसीलिए हाँ वो सर। इस डिस्क्लोजर में भी आ जाता है, दूसरे डिस्क्लोजर में भी आ जाता है। उसके बाद अच्छा एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर इशूड फॉर, अब देखो ये जो ऊपर लिखा हुआ है पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें जरूरी तो नहीं है ना कि सारे शेयर्स कैश लेके ही इशू किया गया होगा। कभी कभी एक्सचेंज होता है, हम प्लांट मशीनरी खरीदते हैं, हम दूसरे कंपनी से कोई सामान लेते हैं, उसको बदले यार हम तुमको कैश नहीं देते, इसके बदले में हम तुमको शेयर दे देते हैं। या कोई स्टाफ काम करता है, मेहनत करता है, उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कि तुमको मेहनत करने की वजह से तुमसे कैश नहीं लेंगे, तुमको हम ये शेयर इस दाम में दे देंगे, सस्ते दाम में दे देंगे। उसको इशोप्स बोलते हैं। इशोप्स फ्री में भी हो सकता है और इशोप परचेज प्लान के थ्रू भी हो सकता है। उसको इम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान बोलते हैं, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ या बोनस शेयर इशू कर दिया, उसमें तो पैसे नहीं लेते हैं ना, लेते हैं पैसे? बताओ, बोनस शेयर तो फ्री में जाता है। तो हाँ उस सर। तरह की चीज तो क्या हुआ, अदर देन कैश कंसिडरेशन में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो एक डिस्क्लोजर हाँ ये भी लिखना था कि भाई तुमने कोई शेयर इशू किया है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या कोई शेयर्स बाई बैक हुआ है पिछले 5 साल में, उसका डिटेल डालना है। ये सब चीज जो है ना, डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट जो है वो सब यहाँ से ट्रिगर हो रहा है। इस वाले जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे ना, वहां पे लिखा हुआ था ये सब चीजें कि तुम शेयर्स के लिए क्या क्या डिस्क्लोज करोगे। देखो शेयर के केस में नंबर ऑफ शेयर ऑथराइज, नंबर सब्सक्राइब, और शेयर वैल्यू, रिकॉन्सिलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग एंड एट एंड ऑफ द पीरियड, राइट क्या है उन शेयर्स का, ईच क्लास ऑफ शेयर के केस में होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर होल्ड किया है या अल्टीमेट होल्डिंग ने कितना होल्ड किया है। उसके बाद 5% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करने वाले लोग कौन हैं, शेयर्स रिजर्व किया है तो रिजर्व का क्या है। देखो ये सारे डिस्क्लोजर के लिए बोल रहा है ना, सब लॉ ने बोला ये सब तुमको डिस्क्लोज करना है, इसी कारण से तुमने यहाँ पे देखा था ये सारे डिस्क्लोजर सब। तो अभी तो तुम लोगों को बस थोड़ा सा चीज बताया जा रहा है अकाउंटिंग कैसे होता है जब चीजें शेयर्स के ट्रांजेक्शन जब होती है तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ ठीक है। हाँ सर। अब इलस्ट्रेशन 1 समझ में आया? चलो आया सर। इलस्ट्रेशन 2 तुम सब लोग पढ़ो। उज्ज्वला उधर ही तुम
पढ़ लिया आप लोगों ने? कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट एंड फाइनल कल 15. Applications were received for 10,000 share and all the applications allotted the number of shares they have applied for. And installment money was also duly received by the company, so journal entries in the books of the company. कर लिए सर। चलो है ही नहीं इसमें जान, तो क्या बताऊं मैं तुमको, है कि नहीं? ला ये देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कहानी हम लोग तुमको बताए थे ना, इसमें पढ़े थे तुम लोग। कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन आना चाहिए? 90%। हाँ, सो अगर 90% सब्सक्रिप्शन आता है तो सक्सेसफुल, नहीं तो वापस करना पड़ता है पैसा। तो कभी कभी लॉ में जो लिखा हुआ, लॉ के प्रिटेक्स्ट में हम लोग जाके देखते हैं क्वेश्चन। वैसे तो कभी साइलेंट रहता है, लेकिन हम लोग को उस साइलेंट क्वेश्चन में भी वो बेसिक लॉ का जो चीज है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। देखो, on 1st April 2020, A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as follows. 20 एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट 25 1 अक्टूबर 2020 में फर्स्ट कॉल, और बाकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपये का 1 फरवरी में इशू किया है। By 20th May, 40,000 shares were applied and all applications were accepted. Allotment was made on 1st June. All sums due on allotment were received on 15th July. Those on first call were received on 20th October. Journalize all the transactions when the accounts were closed on 31st March. कर लो कि ये भैयाल सर। हुन्छ सर, हुन्छ। हामीले गरेकी कुराहरू छन्, त्यसमा कन्फ्युजन नराखौं। जे हामीले पढाएका छौं त्यही छ हो। मेन हामीले ओभर सब्स्टिट्युसनको बेलामा दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ, बिकज ओभर सब्स्टिट्युसनको सिचुएसन यस्तो हुन्छ जहाँ हामीलाई पैसा रिफन्ड गर्ने बेलामा कसैलाई निराश नहुने गरी रिफन्ड गर्न सक्छौं, ताकि सबैलाई अलिअलि कता जाओस्। या फिफो बेसिसमा जसले पहिला एप्लाई गर्छ त्यसलाई पहिला दिइहाल्ने, जसले पछि एप्लाई गर्छ त्यसलाई पछि दिने, त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छ है। त्यसैले या हामी कसैले अलॉटमेन्ट गर्दाखेरि एक्सेस जुन पैसा छ त्यो पैसालाई आउने फ्युचरको एडभान्सको रूपमा पनि कन्सिडर गर्न सक्छ है। जस्ट एउटा कुरा बुझौँ हामी। एउटा मैले अर्को स्क्रिनको थ्रु तपाईँलाई बताउन कोसिस गर्छु है। मानौ मैले 40,000 शेयर्स को लागि पब्लिकलाई इन्भाइट गरे है। पब्लिकले 60,000 शेयर्स इस्यु गरिदिए। मैले चाहिँ भनेको थिएँ कि एप्लिकेसनको बेलामा तपाईँ 10 रुपैयाँ दिनुस्, अलॉटमेन्टको बेलामा या एप्लिकेसनको बेलामा 20 रुपैयाँ दिनुस्, अलॉटमेन्टको बेलामा 30 रुपैयाँ दिनुस्, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको बेलामा 50 रुपैयाँ दिनुस्। यसरी 100 रुपैयाँको शेयर्स थियो हैन। त्यो शेयर्सका मैले पब्लिकलाई अफर गरेँ। पब्लिकले यसको करस्पोन्डिङ अप्लाई गर्ने बेलामा अलि बढी शेयर्स अप्लाई गर्यो, 60,000 शेयर्स अप्लाई गर्यो। अब मसँग के अप्सन छ? के अप्सन हुन सक्छ कि 20,000 जुन एक्स्ट्रा शेयर आएको छ त्यसमा एप्लिकेसनको पैसा त आयो होला 20 रुपैयाँ, 4 लाख रुपैयाँ आयो होला। अब यो 4 लाखलाई के गर्ने त? सो त्यो हामीले रिफन्ड गर्नु पर्यो। एउटा त अप्सन थियो। त रिफन्ड कसरी गर्ने? फिफो बेसिसमा एप्लिकेसन जसरी आइरहेको थियो 40,000 सम्म आउने एप्लिकेसनलाई अलॉट गरिदिए र त्यसपछि आएको 20,000 एप्लिकेसनलाई रिफन्ड गरिदिए। यो तरिका हुन सक्छ है, हुन सक्छ नि। या हामीले भने थियो कि मिनिमम लॉट साइज 15 और इन मल्टिपल अफ 15। जसले पनि मान्छेले एप्लाई गर्यो उनीहरूलाई भने थियो कि तिमीले 15 वटा शेयर या 15 को मल्टिपलमा अप्लाई गर्छौ। त्यसको मतलब कसैले 15 गर्यो होला, कसैले 30 गर्यो होला, कसैले 45 गर्यो होला। अब मैले यसरी गरेर मसँग टोटल 60,000 शेयर आएको छ।
60,000 शेयर को सट्टा मैले 40,000 शेयर मात्रै एक्चुअली मा इस्यु गर्नु छ। जसले 15 दिए होला त्यसलाई म 10,000 दिन्छु, जसले 30 दिए होला सरी 10 वटा शेयर इस्यु गर्छु, जसले 30 वटा शेयर एप्लाई गरे होला त्यसलाई मैले 20 वटा शेयर, जसले 45 वटा शेयर इस्यु गरे होला अप्लाई गरे होला त्यसलाई 30 शेयर, यसरी गर्यो। किन रेशियो के छ, 3:2 को रेशियो छ कि छैन। जसले 3 वटा गरेको छ उसले 2टा शेयर पाओ। त्यसरी गर्यो भने जति जनाले एप्लाई गरेको हुन्छ अब सबै एप्लिकेन्टले केही न केही पाउँछ। यो स्किममा त के भइरहेको थियो, यति एप्लिकेंटले तो बिल्कुल कुछ नहीं पा रहा था ना, नील मिल रहा था उसको, इन्हीं लोगों को सिर्फ मिल रहा था। लेकिन अगर ये स्कीम हम फॉलो करते हैं, जिसने 3 शेयर अप्लाई किया उसको 2 शेयर मिलेगा। तो किसमें कम से कम सबै एप्लिकेंटले केही न केही शेयर त पाउँछ। त्यस्तो सिचुएसन हामी भन्छौँ प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है। र फैंसी टर्म भनेको प्रोराटा अलॉटमेंट है। सो प्रोपोर्शनेट गरिदिउँ, सबैलाई अलि न अलि पाए। एकाउन्टेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्नुहुन्छ भने, एकाउन्टेन्टको पर्सपेक्टिभले भन्नुहुन्छ भने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भएको खण्डमा पनि मसँग अल्टिमेटली 40,000 शेयर नै इस्यु गर्नु छ। 40,000 शेयरमा मैले 20 रुपैयाँ नै रोक्न सक्छु। पैसा पाएको थिए 60,000 शेयर, 20 रुपैयाँको दरले 1 लाख कति हुन्छ यो 12 और 5 12 लाख र मैले रोक्न पाउने भनेको 8 लाख रुपैयाँ। मसँग चाहे म यसरी छानेर पुरै 20,000 लाई फिर्ता गरौँ या यसरी प्रोपोर्शनेट गरेर गरौँ, अल्टिमेटली पैसा त 4 लाख मसँग एक्सेस छ नि। 4 लाख एक्सेस त मैले फिर्तै गर्नुपर्छ। तर मात्रै हामीले के गरे, सबै शेयर होल्डर जसले जसले एप्लाई गरे सबैलाई अलि न अलि शेयर दिए, सबै शेयर होल्डरले पैसा अलि न अलि फिर्ता पाउने है। बुझिरहनु भएको छ नि। All shareholder who has applied, yeah, all applicant who has applied for share will be getting some share and will be getting some refund. But from an accountant point of view, accountant like के छ 12 लाख आयो 4 लाख फिर्ता गर्ने। सो एकाउन्टिङ इन्ट्री को कुरा गर्नुहुन्छ भने पैसा आउँदाखेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट 12 लाख टू शेयर एप्लिकेशन 12 लाख र यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने बेलामा शेयर एप्लिकेशन डेबिट 12 लाख टू शेयर कैपिटल 8 लाख र टू रिटर्न रिफंड अकाउंट 4 लाख है। सो चाहे तपाई यो सिचुएसनमा आउनुस् या तपाई प्रोराटा अलॉटमेंट गरेर यो सिचुएसनमा गर्नुस्, अल्टिमेटली एंट्री सेम नै रहने वाला छ। एंट्री इधर से वाला सिचुएशन हो एंट्री, क्योंकि अकाउंटेंट के लिए तो 12 लाख आया 4 लाख चला गया है नहीं। बट हाँ, पर्दे के पीछे किस किस शेयर होल्डर को कितना कितना शेयर दिया वो वर्कआउट करना पड़ा, राइट। और एक चीज और क्या किया जा सकता है, इस वाले सिचुएशन में तो ये सारे शेयर होल्डर को कुछ भी शेयर अलॉट नहीं हो रहा है, हेंस उसको तो पूरे पैसा ही वापस करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस वाले सिचुएशन में तो कम से कम जिन जिन शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है सभी शेयर होल्डर को कुछ न कुछ, या जिन जिन एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन डाला सभी को कुछ न कुछ शेयर तो इशू हो रहा है ना। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि 60,000 शेयर का एप्लीकेशन के अगेंस्ट कहीं ना कहीं 40,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं। सो आपके पास 20,000 शेयर बराबर का एक्सेस पैसा 4 लाख है। अब वही एप्लीकेंट्स में जिसको 40,000 शेयर आपने अलॉट किया है उससे दूसरा कॉल तो मांगने जाओगे ना, 30 रुपया मांगोगे दूसरे कॉल, उन लोगों से ही 40,000 शेयर पे 30 रुपया के हिसाब से 12 लाख फिर मांगोगे कि नहीं मांगोगे अलॉटमेंट के समय पे? मांगेंगे। सो 12 लाख रुपए जब उससे मांगेंगे, आज मैं उन्हीं लोगों को 4 लाख वापस कर रहा हूं, उन्हीं लोगों को ये 4 लाख वापस कर रहा हूं, और उन्हीं लोगों से फिर बाद में जाके 12 लाख मांगूंगा। तो हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस पैसा को वापस नहीं करते, इसको नेक्स्ट जो कॉल मांगने वाले हैं ना उसके अगेंस्ट रोक लेते हैं और उसके अगेंस्ट इसको रिटेन कर लेते हैं। क्यों बाद में वापस करेंगे, अभी क्या करते हैं इसको रोक के रख लेते हैं, राइट। समझे कि नहीं भाई? अभी तो जस्ट ये एंट्री करने के जस्ट बाद आप क्या करोगे, अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगोगे कि नहीं मांगोगे बताओ?
तुम शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगोगे इन सभी से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 40,000 शेयर पे 12 लाख रुपया मांगोगे, है ना। आपको पता है कि ये 4 लाख पहले से ही है, तो हम उससे क्या करेंगे, ये 4 लाख रुपया को इसी के थ्रू एडजस्ट करें। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉल्स इन एडवांस के रूप में, या इस वाले पैसे को इसके थ्रू एडजस्ट करेंगे करके, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस के जगह पे सीधा शेयर अलॉटमेंट के टुवर्ड्स उस पैसे को एडजस्ट कर लिए करके इस अकाउंट में 4 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, 12 लाख मांग रहे हैं, 4 लाख पहले से मिला हुआ था, अब जाके हमको वो कितना पैसा भेजेगा शेयर होल्डर, पूरा 8 लाख 8 लाख भेजेगा। सर यदि शेयर होल्डरले भन्यो भने कि मेरो बढी भएको पैसा दिनु भनेर दिन सकिन्छ? त्यसरी भन्न मिल्दैन, उसले जब प्रोस्पेक्टस इस्यु गरिन्छ नि त्यसमा पुरै स्किम हाल्दै अनि त हुन्छ। अलटमेन्टको त एउटा डेट होला नि सर, अलटमेन्टको माग्ने डेट होला त, अनि त कम्पनीले त्यो पैसा राख्यो भने त्यसको प्रति त केही ब्याज स्याज दिन्छ होला कि? कल्स इन एरियरमा जसरी उसले पैसा तिरेन भने ब्याज लिन्छौँ, त्यसरी नै कल्स इन एडभान्समा हामीले ब्याज दिनु पनि पर्छ है। तर त्यो सबै कुरा स्किम डकुमेन्टमा मैले भने नि, यस्तो पब्लिक इस्युहरू गर्दाखेरि प्रोस्पेक्टस जुन बनाइन्छ त्यो प्रोस्पेक्टसमा यसको सबै विवरण, हम कैसे करेंगे, कुछ लोग ज्यादा पैसा भेजेगा तो उसको कैसे करेंगे, रिटेन करेंगे, इमीडिएटली वापस करेंगे, रिटेन करेंगे तो जितना दिन के लिए रिटेन करेंगे उतना हम लोग ब्याज भी देंगे, वो सब चीज लिखा होता है पूरी डॉक्यूमेंट में, है ना। और ये आज मैंने बताया ना, आज के डेट में क्या होता है कि नॉर्मली पूरे 100 रुपीज का 100 रुपीज एक साथ मांग लिया जाता है, इसलिए इतना लफड़ा ही नहीं होता है अगर देखोगे तो, है ना। ये सब लफड़ा होता नहीं प्रैक्टिकली अभी, क्योंकि अब देखो ना, आपने कभी भी ऐसा एप्लीकेशन डाला है अभी जो भी शेयर इशू निकाल के हुआ है, पूरे के पूरे डालते हो कि टुकड़ा टुकड़ा में भेजना पड़ता है, पूरे डालते हो। बट हाँ, इसी समय में ऐसा हो सकता है, नहीं होने की बात नहीं है, ऐसे कंपनीज भी हैं कुछ जो कि पब्लिक इशू करती है तो ऐसे इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, लेकिन उस केस में एडिशनल आया हुआ पैसे को कैसे ट्रीट करेंगे, वापस करने वाले पैसे को कितने दिन के तक हम लोग या किस रेट पे रिटेन करके हम ब्याज देंगे, वो सब चीजें कहीं ना कहीं उसमें लिखा होता है। क्लियर है? क्लियर सर, समझ लाए? यस सर। कोई है जिसको क्लियर नहीं है? हाँ, चलो क्लियर है तो हम तुम लोगों को इलस्ट्रेशन की तरफ लेके चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर पंत लिमिटेड इनवाइटेड applications for 50,000 equity shares at 50 each, which are payable as an application 20, allotment 10, first and final call 20. Now company received 60,000 shares. Directors accepted application for 50,000 shares and rejected the rest. So journal entries if the company refunded the application money to rejected applicants and allotment was made, allotment money was received from 45,000 शेयर। मतलब नेक्स्ट टाइम, पहले तो आपने 50,000 शेयर इशू किया था, एप्लीकेशन आ गया 60,000 का, तो एक्सेस जो भी था वो सबको वापस कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब उस 50,000 से जब अलॉटमेंट का पैसा मांगे हो 10 रुपए, उस समय तुमको पूरे 50,000 वालों में से 45,000 ने सिर्फ पे किया है, बाकी कॉल्स इन एरिया है। कर सकते हैं इसको एंट्री? सर यसमा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको एन्ट्री चाहिँ किन भएन? उसले मात्रै अलॉटमेन्ट सम्म मात्रै मागेको छ र त्यसमा अलॉटमेन्ट सम्मको मात्रै पैसा आएको छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मागेकै छैन। सर तर कल गरेको कुरा त यसमा लेखेकै छैन नि क्वेशनमा। एप्लिकेसनमै यदि तपाईँ पुरै शेयर होल्डरसँग पैसा आएको छैन भन्ने विवरण दिएर रोक्नुको मतलब टाइम फ्रिक्वेन्सीको आधारमा सोच्नुहोस् न, पहिले अलॉटमेन्टको आयो होला, त्यसपछि न फर्स्ट कल माग्न जान्छ। यदि फर्स्ट कलको पनि कुरा लेखेको भए उसले भन्थ्यो सर्टेन, यसमा त 5,000 शेयर होल्डरले त अलॉटमेन्टकै पैसा दिएको छैन, हैन, त्यसो भए फर्स्ट कलमा यही 5,000 ले पनि फर्स्ट कलको पनि पैसा दिएन, या हुन सक्छ अलॉटमेन्टको बेलामा 5,000 मान्छेले दिएको थिएन, फर्स्ट कल माग्दाखेरि 7,000 मान्छेले दिएन, त्यसमा यो 5,000 पनि थियो र अर्को नयाँ 2,000 ले पनि पैसा दियो, त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो विवरण त दिनु पर्थ्यो नि यस क्वेशनमा। यसले मात्रै भनेको छ कि रिजेक्ट गर्यो एप्लिकेसन मनीलाई र अलॉटमेन्ट मनी मात्रै रिसिभ गर्नेसम्म रोकेको छ क्वेशन। त्यसैले अर्को स्टेज भएको टाइमै आएको छैन। जबसम्म त्यो टाइम आउँछ तबसम्म त एन्ट्री गर्दिनौ नि, जब आउँछ त्यस बेलामा एन्ट्री गर्छ। हुन्छ सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में? बोलो भाई। नहीं बोल रहे छैन हो? सर, छैन। एंट्री बनाऊं मैं बैंक अकाउंट टू
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 शेयर कितने रुपए के रेट से आया? एप्लीकेशन में कितना पैसा आता है? 20 रुपीज। 20 रुपए। तो 20 रुपए के दर से 12 लाख। और तुम जो एक्सेस पैसा आया उसको क्या कर रहे हो? राइटर ने क्या डिसाइड किया है? एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करना, क्या डिसाइड किया है? वापस कर देना, किर्ता गरिदिनु हो। बाकी को कैपिटलाइज करना। तो हम 10 लाख रुपया, 12 लाख में से 10 लाख रुपया रखेंगे और 2 लाख रुपया वापस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट का डिमांड करेंगे। किससे डिमांड करेंगे? उस 50,000 शेयर पे। कितने? 10 रुपए के दर से 5 लाख। इसमें से एक्चुअल में हमको पैसा 45,000 लोगों ने दिया, 5 लाख मांगा था और पैसे जब मिले तो सिर्फ 4,50,000 मिला और 5,000 शेयर होल्डर वालों ने अभी तक दिया नहीं। उसको हम लोगों ने कॉल्स इन कैरियर अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जैसे एक भाई ने बोला था ना सर उसका पैसा एक्सेस रख लोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, ऐसे ही ये आदमी जब मानो 3 महीने के बाद दिया, बाकी शेयर होल्डर ने आज दे दिया और ये आफ्टर 3 मंथ्स दिया, 3 महीने के बाद उससे सिर्फ 50,000 लेने से हम मान जाएंगे या उससे ज्यादा पैसे मांगेंगे, डिमांड करेंगे? मनीष, ज्यादा डिमांड करेंगे या उतना ही पैसा मांगेंगे? बोल नहीं रहे हो। फेरि भन्नु त एकचोटि। बाकी 45,000 शेयर्स में 10 रुपया इमिडिएटली पाइहाले, 5,000 शेयर होल्डरले पैसा दिएन, 10 रुपया 50,000 रुपया दिएन। यो मान्छेको आँखा खुल्यो 3 महीना पछि अनि आएर हाथ जोड़ेर कंपनी भन्छ कि सर मेरे से छूट गया था, ले लो पैसे। तो क्या ये फेयर होगा कि इन लोगों से 3 महीना पहले ही ले लेना और इनसे 3 महीने के बाद ले लेना? हैन सो 3 महिनाको ब्याज स्याज लिने हो नि। त्यसैले नर्मली यस्तो सिचुएसनमा ब्याज पनि दिने गरिन्छ। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेसन कम्पनीले ब्याज दिन्छ भने हामीले पनि दिनु परिहाल्छ। कसैले हजुर यदि उसले पैसा दिए दिएन त हो, पैसा दिँदै दिएन भने उसको शेयर जफ्त गरिन्छ। एप्लिकेसनमा या त्यही एप्लिकेसनमा दियो अलॉटमेन्ट देखि दिए दिएन या एप्लिकेसनमा दियो फर्स्ट एन्ड फाइनल कभर दिए दिएन, जफ्त गरिहाल्नु उसको शेयर। यदि कसैले सब्स्क्राइब गर्नुको मतलब के हुन्छ है? कसैले शेयर सब्स्क्राइब गर्नु, थाहा छ उसलाई शेयर 50 रुपैयाँ पर शेयरको दरले दाम छ र त्यो शेयर उसले सब्स्क्राइब गर्नुको मतलब उसले कहीं न कहीं कमिटमेंट दिनु हो। और ये सलमान खान का कमिटमेंट जैसा कमिटमेंट देना है, एक बार दे दिया तो किसी और का नहीं सुनता है, तो उसको 50 रुपया देना है। अगर नहीं दिया तो कहीं ना कहीं कंपनी उसका शेयर जब्त कर सकता है, वो पढ़ेंगे अभी फॉरफिट करने के बाद। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर यानी रीइश्यू उसी शेयर का फिर से कर सकता है। हाँ, उसी शेयर को दूसरे आदमी को बोलेगा। और उसका सर उसका जो अमाउंट है जो उसने पहला रिसीव किया वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? जब्त का मतलब क्या होता है? नहीं भी कर सकता है। जब्त का मतलब क्या होता है? क्यों करेगा भाई? तुमने कमिट किया था कि हम देंगे 50 रुपया, 10 रुपया दे के सो गए, तो 10 का 10 रुपया जब्त हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज तुमने फॉल्ट किया है। यानी वो पहला 50 रुपया कंपनी का बेनिफिट हो गया। 10 रुपया, 50 तो नहीं, 10 ही ना है। हाँ, शुरू में 10 ही आया था, तो जितना भी मतलब फर्स्ट या जितना अमाउंट मेरे भाई 10 रुपया पूरा बेनिफिट नहीं होता। जब वो रीइश्यू करता है ना तो उसको मालूम होता है 10 रुपया तो मैं पहले उठा ही चुका हूँ, तो दूसरे आदमी को जब रीइश्यू करता है तो पूरे 50 के 50 में रीइश्यू नहीं करता है, कम में रीइश्यू कर देता है, 45 में कर देगा, 40 में कर देगा, और 45 में करता है तो 5 ही रुपया फायदा हुआ। उससे ज्यादा में भी तो कर सकता है ना सर? ज्यादा में कर सकता है। हाँ कर सकता है। ऐसा अगर किसी का शेयर का वैल्यू बढ़ता चला गया तो वो आदमी मूर्खी होगा ना जो पैसा नहीं देगा, 10 रुपया दे के फोल्ड कर देगा। वो तो बीवी का ज्वेलरी बेच के भी जाके खरीद लेगा, देगा पैसा? नहीं देगा, भले ही बीवी से रोज झगड़ा हो उसको। हाँ
बोल नहीं रहे हो? हाँ हाँ सर समझ हमको गए। मालूम ही नहीं, अभी बीबी नहीं है घर में इसलिए मालूम नहीं है, ऐसे ही सोच रहे हो नहीं? उसका बीवी नहीं ना है सर, इसीलिए। इसीलिए पता नहीं चल रहा। गुप्ता तुझको बहुत पड़ा हुआ है। उसको यही फागुन में करना है ना। फागुन में करना है। नहीं, हो गुप्ता जी सर, उसको पंप, मेरो बिहे में पंप, त्यो गाडी साडीमा तेल हालिदिन्छ क्या, पंप छ नि उसको त। अच्छा, अभी एक कर्नाटका का एक न्यूज चल रहा है, कर्नाटका में एक कपल ने शादी किया तो कोरोना की वजह से कम ही लोग आए, बहुत कम लोग, लेकिन उन लोगों का मजा किरकिरा हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया है, एरोप्लेन हायर किया और एरोप्लेन में और 160 आदमी था सर। और सभी आदमी को पहले पीसीआर टेस्ट करवाया, जिस चीज का नेगेटिव रिपोर्ट आया सबको एरोप्लेन में बैठाया और हवा में जाके फिर से शादी, मैरिज ऑन द एयर, कोई मास्क सही नहीं हो लगाया, सर। मजा आ गया नहीं? बापू भैया पैसा का चक्कर है, पैसा का। ऐसा ही, अगर पैसा ऐसा ही फेंक तमाशा देख। नहीं, अगर ऐसा ही बात है तो भाई उसका पेट्रोल पंप का बिकेगा कैसे पेट्रोल? उसको तो एविएशन फ्यूल नहीं बेचता है वो। अब तुम भी ऐसे ही सर करोगे पम्पमा तो त्यो यिनीहरू चोरी गर्छ नि सर, कहाँ कमाउँछ सर त्यो? 500 को पेट्रोल राख्दा 450 को दिन्छ, 50 पे फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ। ऐसे मत बोलो कृष्णा भाई। ऐसे करतो तुम्ही? क्या क्या बोलता है? क्या क्या बोलता है? इसको मारो फोन से, उधर से मारो था, दूसरे जगह चला फोन गया। पे मारो उसको। चोराएको पैसामा तिमी पनि त्यस्तै बिहे गर के, हामी जन्ती जान्छौँ, सर पनि जानुहुन्छ। टेंशन ना लेना हो, तिमीलाई ट्याङ्करै माराउँछु। ला इलस्ट्रेशन नंबर 5, कुछ लोग ऐसे ही हंस रहा है, कैसी कैसी बात करते हैं, सर का भी दिमाग खराब हो गया नहीं? चलो सो इलस्ट्रेसनमा यो क्याश बुक बनाउँदा त्यो गर्नु पर्दैन, त्यो ब्याङ्कहरुको एन्ट्री, जोन एन्ट्री। हमको इसीलिए गुस्सा आता है कभी कभी तुम लोगों पे, तुम लोगों का बेसिक कितना स्ट्रांग है। अरे बाबा, कैश बुक में अगर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कैश बुक एक जर्नल का ही सब्स्टिट्यूट तो है, सब्सिडियरी बुक्स है कि नहीं ये? तो कैश बुक में अगर मैं यहाँ पे 2 कुछ लिखता हूँ, बाय लिखता हूँ, इसका मतलब ये जर्नल एंट्री ही बन रहा है इसके अंदर। यो प्रिन्सिपल बुक अनि सब्सिडियरी बुक दुवै भयो। बताओ तुम लोगों को क्या बताएं? 11-12 में अकाउंट पढ़े हो कि नहीं? जिसने क्वेश्चन पूछा उससे पूछ रहा हूँ मैं। उसो अलि त्यतिकै दिमाग जस्तो क्वेसन आयो, तर अब क्लियर भइसक्यो। बेसिक शुरू से 11 में बेसिक उन्हें तो बहुतों को पता नहीं होता, नॉर्मली बच्चे इतना दिमाग नहीं लगाते, टीचर भी पढ़ाते जाते हैं, ये सब चीज नहीं बताते हैं, बस उन लोग ये होता है कैश बुक बनाना तो ऐसे बनाना है, पास ये बनाना है, सब्सिडियरी बुक्स बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, बस यही सोचता रहता है, और क्यों बना रहे हैं उसके मोमेंटम को भूल जाते हैं। अभी भी देखो आप लोगों का क्लासेस जो टीचर लेता है यहाँ पे, तो वो सिर्फ चैप्टर के हिसाब से पढ़ाता है, उसकी कोरिलेशन को इग्नोर कर देता है, और उस इग्नोरेंस की वजह से ये डाउट रह जाता है। तो माइंड में क्लियर रखना। मैं कितनी बार आपको इवन रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री के चैप्टर में भी ये चीज को रिपीट करके बोलता रहा कि सब्सिडियरी बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर, दिस टू आर द initial instruments to record primary transactions, to ensure primary recording. Right? So Delhi Artware Limited issued 50,000 equity shares. सर स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर हो तो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर। जब बात करते हो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, देखो। So 50,000 equity shares of 100 each and 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each. इसका अलॉटमेंट का इस तरीके से पैसा लेंगे, और इसमें भी अलॉटमेंट और फर्स्ट किलोग्राम इस तरीके से पैसा लेंगे, लिखा हुआ है। All these shares were subscribed. Final call was received on 42,000 equity shares and 88,000 preference shares. Prepare cash book and journalize the remaining transaction in the books of the company. So जहां हम लोग देखो, आप जितनी भी एंट्री बना रहे थे ना, सारी एंट्री में जितनी भी बैंक की इन्वॉल्वमेंट हुआ, बैंक जहां इन्वॉल्व हुआ तो एंट्री के फॉर्म में नहीं बल्कि सब्सिडियरी बुक्स में पोस्ट होगा, और जो
सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाने वाला, उसके लिए ही सिर्फ आप क्या करोगे, अकाउंटिंग एंट्री। याद करो, जब पहली बार एप्लीकेशन का पैसा आता है हम लोग तो पैसा ही रिसीव करते, तो उस एंट्री को तो हम लोग कैश बुक में बनाएंगे, हाँ कि नहीं, बताओ। तो कैश बुक और सिंगल कॉलम बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं ये बैंक कॉलम का कैश बुक। ठीक है, और जो कैश बुक में नहीं जा पाएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। इसको जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं, मतलब जो सब्सिडियरी बुक्स में नहीं जाएगा उन सब के लिए आप जो एंट्री बना रहे हो, नहीं तो उन सब के लिए जब एंट्री बनाओगे तो आपके लिए भैया फॉर्मेट तो आप लोग बचपन से जानते ही हो क्या करना है क्या नहीं करना है, हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। इसको यहाँ से ऐसे करके फॉर्मेट, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है ना, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, है ना। और यहाँ पे भी वैसे तो डेट वगैरह भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में चूंकि डेट उट नहीं दिया है इसीलिए मैं डेट को फॉर द टाइमिंग नहीं लिखता हूँ, बट डेट भी रहेगा। ये प्राइमरी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग है तो देयर वुड बी डेट एज वेल, है ना। एक कॉलम डेट का छोटू सा बना के छोड़ दो, इसमें भी छोटू सा बना के छोड़ दो। ऑफ कोर्स कैश बुक है तो एक लेजर फोलियो नंबर भी होता है, ठीक है नहीं। सो फॉर्मेट का जो पार्ट है वो अपनी जगह पे है ही। याद करो पहला एंट्री क्या करते हो जब एप्लीकेशन आता है, तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आप 50,000 इक्विटी शेयर और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स का इशू किए हो, है ना। और एप्लीकेशन में कितने पैसे आते हैं, 25 रुपए और 20 रुपए। सो 50,000 इक्विटी शेयर में 25 रुपए के दर से कितने पैसे आए होंगे। और फर्स्ट टाइम जब पैसा आता है तो आप क्या एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन में शेयर एप्लीकेशन 50,000 करते कि नहीं करते, बताओ। ऐसा। तो मैंने यहाँ Yes, लिखा sir. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए 1 लाख, तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर को सर पैसा 12,50,000 अनि प्रिफरेन्स शेयर को 20 20 लाख 50,000। सो 1 लाख शेयर में 20 रुपया को दर ले कति आयो, 20 लाख रुपया ऐसा। 20 लाख है। और इक्विटी शेयर में 50,000 शेयर में 25 रुपया को दर ले 12,50,000। पहला एंट्री हो गया। अब इसको अलॉट करोगे, जब अलॉट करोगे तो क्या एंट्री करते हो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसमें तो सब्सिडियरी बुक्स इन्वॉल्व नहीं है, उन चीज के लिए आप क्या करोगे, एंट्री पास करोगे। क्लियर है। शेयर सेकेंड वाला जो एंट्री है उसके लिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जो 12.5 लाख का आपने एंट्री किया है उसी को यहाँ पे रिलेट करोगे, 12,50,000, 12,50,000, और साथ के साथ प्रेफरेंस शेयर का भी इसी ज्वाइंट कंपाइन एंट्री कर दो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20 लाख रुपए, 20 लाख। क्लियर है, क्लियर है सभी को। अब क्या करोगे तुम, और कॉल के लिए पैसे मांगोगे, है कि नहीं। फाइनल कॉल तक का ट्रांजेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब फाइनल कॉल में बोल रहा है 42,000 इक्विटी शेयर से पैसे मिले और 88,000 प्रेफरेंस शेयर से मिले। इसका मतलब बाकी सारे मांगने के बाद ही फाइनल कॉल में पहुंचे होंगे, राइट। अब दूसरी बार क्या करेगा, ये फिर से अब कॉल का अलॉटमेंट का डिमांड करेगा, अलॉटमेंट मनी डिमांड करेगा कि नहीं, बताओ। नेक्स्ट अब अलॉटमेंट मनी का डिमांड होगा, उस समय क्या एंट्री पास करेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दो तरह का शेयर है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टू प्रेफरेंस शेयर। कितना कितना रुपया मांगा जाएगा बताओ? नेक्स्ट टाइम कितना मांगा जा रहा है? 20 र 30 सर। 30 रुपया। रुपये 30 रुपये। हजुर। कितना होगा बताओ? 10 लाख और 10 लाख आणि 30 लाख। 10 लाख 10 लाख आणि प्रेफरेंस शेयर को 30 लाख। 30 लाख 30 लाख। ठीक है जी। अब इससे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री करोगे? यहाँ भी करोगे कि नहीं करोगे? तो पैसे मिलेंगे तो यहाँ भी एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू होगा सर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 10 लाख 10 लाख and then to प्रेफरेंस शेयर allotment 30 लाख। 30 लाख। इस तरीके से फर्स्ट कल का भी सेम कहानी होगा। फर्स्ट कॉल के लिए भी सेम काम होगा कि नहीं? बोलो। अमाउंट बताओ कितना कितना है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। हजुर 15 लाख। 15 लाख 15 लाख 20 लाख 15 लाख आणि त्यसपछि प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20 लाख 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। इसका भी पैसा रिसीव करोगे, जब रिसीव करोगे तो यहाँ पे रिफर करोगे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 15 लाख टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल कति लाख? 20 लाख। ठीक है जी। अब क्या करोगे तुम? नेक्स्ट कॉल के लिए पैसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख 50 12 लाख 12 लाख 50 हजार। और प्रेफरेंस शेयर के लिए भी ऐसे मांगोगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए मांगोगे? इसको सर 30 लाख। तो फिर 30 लाख राइट। अब यसमध्ये कस कसले पैसा दियो, कसले दियो तो एन्ट्री हामीले यहाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो। इक्विटी शेयर होल्डर 42,000 ले दियो। 42,000 ले कति रुपैयाँ दियो? 25 रुपैयाँको दरले 25 मा। हजुर। तो जसले दियो बैंक क्याश बुकमा त जसले दियो त्यसैको एन्ट्री नै गर्नुहुन्छ। हजुर। इक्विटी शेयर यस सर फाइनल कॉल अकाउंट अनि टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट मनुष कति कति अमाउंट भयो? 10,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को। 10,50,000 इक्विटी शेयर होल्डरले दियो। 10,50,000 अनि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 26,40,000। 26,40,000 दियो। 40,000 26,40,000 है। नदिएकोहरू कहाँ जान्छ फेरि? कल्सिन एरियरमा जान्छ जान्छ। हजुर। कल्स इन एरियर को अकाउंटिंग तो भाई यहाँ गर्नुहुन्छ। सो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, अब त्यसमा पनि इक्विटी को बेग्लै प्रेफरेंस को बेग्लै पनि राख्न सकिन्छ र कॉल्स इन एरियर छ भने एउटै कमन खातामा पनि राख्न सकिन्छ। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट
need to preference share कति हुन्छ भन्नुस् 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डरले दिएन अनि 3,60,000 प्रिफरेन्स शेयर होल्डर 3,60,000 5,60,000 टोटल कलिने दियो टोटल 5,60,000 ठीक है जी आज समझ में सबको एकछिन सर नहटाउनु ल सार्छु स्क्रिनशट ल्याउ न टाइम बचाऊ स्क्रिनशट ल्याऊ स्क्रिनशट शॉट लो गन शॉट लो स्क्रीन शॉट लो जो शॉट लेना ले लो चलो ठीक है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ रुझान करें आगे बढ़े जी यस सर यस सर नेक्स्ट मा एउटा मात्र सानो कुरा बुझ्नु छ प्रिमियम को मात्रै सानो छ ल अब हामीले चाहिँ शेयर्स को इस्युएन्स को कुरा गर्यौं हुन त कम्पनीज एक्ट को प्रावधान अनुसार कुनै पनि शेयर तपाई एउटा लिमिट सम्म मात्रै डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ पनि भनेको छ त्यो भन्दा बढी भयो भने सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सँग या मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्स को जुन कंपनी को लागि स्पेसिफाइड अफिस छ त्यहाँबाट परमिसन लिएर मात्रै डिस्काउन्टमा बेच्न सक्नुहुन्छ डिस्काउन्टमा जानुको मतलब कहीं न कहीं कंपनी को प्रमोटर कंपनी को डाइरेक्टरलाई नै आफै फेथ छैन त्यो आफै फेथ नभएकोलाई जनरल पब्लिकमा आह्वान गरे भने जनरल पब्लिक झुक्किन सक्छ लसमा जान सक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि गभर्नमेन्टले केही एक हदसम्मको रेस्ट्रिक्सन्सहरु लगाएको छ कि तपाई शेयर त इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ डिस्काउन्टमा तर त्यो चाहिँ एक लेभल भन्दा बढी जान मिलेन मतलब मानौ 100 रुपैयाँको शेयर छ भने 100 रुपैयाँ फेस भ्यालुको शेयर छ भने एक हदसम्म 10% सम्म तपाई डिस्काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ 20% सम्म पनि जान सक्नुहुन्छ तर यसको लागि विथ अप्रुभल फ्रम अब यसको एक्ज्याक्ट कानुनमा के छ तपाईहरु पढ्नु होला विथ अप्रुभल फ्रम सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट गरेर 20% सम्म डिस्काउन्ट मतलब 100 रुपैयाँको शेयरमा 90 रुपैयाँ तपाई आफ्नो हिसाबले पनि इस्यु गर्न सक्नुभयो तर 80 सम्म जानको लागि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टसँग परमिसन लिनु पर्यो 80 भन्दा पनि तल तपाई सोच्नुहुन्छ भने त्यो अलाउड छैन त्यो हिसाबले कहीं न कहीं कानुनमा एउटा प्रावधानहरु राखेको छ यो 10 र 20% को लिमिटहरु चाहिँ हामी 1956 को कम्पनीज एक्ट पढ्दाखेरि थियो हैन अब अहिले कम्पनीज एक्ट 2013 मा बुक्समा तपाई पढ्दाखेरि यस्ता केही प्रोभिजन छैन भने आउने बेलामा तपाई सी इन्टरमा पढ्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्टेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ जे जुकै भए पनि क्वेशनले त भने हुन्छ नि यति डिस्काउन्टमा गयो भनेर त्यो 10% होस् 15% होस् 20% होस् जे छ क्वेशनमा त्यही क्वेशन अनुसार भयो है अब सोच्नुस् मैले 100 रुपैयाँको शेयर लाई मैले 95 रुपीज मा इस्यु गरे फेस भ्यालु 100 थियो इस्यु प्राइस 95 थियो यो सर्कमस्टान्सेस मा कसरी एकाउन्टिङ गर्ने एप्लिकेसन कति अमाउन्टको आउँछ सोच्नुस् बैंकमा पैसा आयो तर बैंकमा थाहै छ मैले 95 रुपीज को दरले इस्यु गरिरहेको छु भने शेयर होल्डरले 95 दिन्छ कि शेयर होल्डरले 100 रुपीज अप्लाई गर्छ सर त्यो बुझेन सर माथिको त्यो मैले भने 100 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको शेयरलाई डिस्काउन्टमै लग्नु पर्यो भने म्याक्सिमम कति डिस्काउन्ट दिन सकिन्छ त भन्ने त्यसको कानुनी प्रावधान छ तपाईले यति रुपैयाँ भन्दा बढी डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्न 100 रुपैयाँको शेयर छ भने 90 रुपैयाँ सम्ममा इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ 10% मात्रै डिस्काउन्ट दिन सक्नुहुन्छ तर यदि 10% भन्दा बढी दिनु छ भने नेक्स्ट अप टु 20% हुने गरी सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको अप्रुभल लिएर इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ तर 20 भन्दा पनि बढी चाहिँ अलाउडै छैन त्यस्ता प्रावधान हुने गर्थ्यो कम्पनीज एक्टमा है अहिले तपाईको एकाउन्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकछिनको लागि इग्नोर गर्नुस् तपाई क्वेशनमा यदि भनेको छ कि 100 रुपैयाँको शेयर 95 मा इस्यु गर्ने 5 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिने त्यो बेलामा एप्लिकेसन आउने बेलामा एप्लिकेन्टले हामीलाई कति रुपैयाँ पठाएको हुन्छ 95 कि 100 त उलाई थाहै छ मैले पैसा पाउँछु 95 एन्ट्री त्यही बैंक अकाउन्ट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 95
र यसलाई जब अलॉट गर्छौं, अलॉटमेन्ट गर्ने बेलामा शेयर क्यापिटल त 100 रुपैयाँ छ नि, कम्पनीको क्यापिटल त फेस भ्यालु कहीं न कहीं 100 रुपैयाँ नै छ। सो अनि सर शेयर 10 देखि 19 को बिचमा सम्म त्यो आफैले गर्न मिल्छ, अनि सेन्ट्रल गभर्नमेन्टबाट 20 भन्दा माथि जानको लागि मात्र हो। हो 100 रुपैयाँको चिजलाई 90 रुपैयाँसम्म झार्नको लागि उसले आफै गर्न पायो, तर 100 को चिजलाई 80 सम्म पुर्याउनलाई, 90 भन्दा पनि कम गर्नलाई, 80 देखि 90 सम्मको बिचमा कुनै प्राइसमा गर्नको लागि इधर जानु पर्यो है। ल अब शेयर क्याप्स कम्पनी त शेयर त 100 रुपैयाँको फेस भ्यालुको छ नि, यहाँ त फेस भ्यालु 100 रुपैयाँ नै देखाउनु पर्यो, तर पैसा पाएको छु मात्रै 95। यसको मतलब कहीं न कहीं मैले डिस्काउन्ट दिइरहेको छु। यहाँ हामी लेख्छौं डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर्स अकाउन्ट, डेबिट 5 रुपैयाँ। सिंपल, अरु केही सोच्नु छैन। शेयर डिस्काउंटमा इस्यु हुँदाखेरि सीधी सी बात है, पैसे कम आएगा, फेस वैल्यू ज्यादा है तो उस चीज को कहीं ना कहीं जो पैसे कम आएगा उसको डिस्काउंट के रूप में ट्रीट करो। एक्सपेंस जैसा ही हुआ ना कंपनी के लिए, लॉस जैसा ही हुआ ना कंपनी के लिए, तो लॉस अकाउंट डेबिट होता है, उसी हिसाब से इसको डेबिट करो। हाँ, भले ही इस डिस्काउंट को वो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करेगा, इसको बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स के डेबिट साइड है ना, तो फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में रखेगा और धीरे धीरे करके इसको राइट ऑफ करता जाएगा। जैसे गुडविल हम लोग यहाँ दिखाते हैं और हर साल थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं, ऐसे ही ये भी एक फिक्टिशियस एसेट्स है जिसको बुक में एसेट साइड में दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इसको हर साल राइट ऑफ करते चलेंगे। क्लियर है? क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ नि सबैलाई? हजुर सर। ओके, अब सर त्यसमा क्यापिटलाइज त 100 रुपैयाँ भयो नि त। हो क्यापिटलाइज 100 रुपैयाँ भयो, त्यसै कारणले ब्यालेन्स शीटमा शेयर क्यापिटल 100, बैंक 95 र यही डिस्काउंट अन इस्यु अफ शेयर को अकाउन्टमा 5 ब्यालेन्स शीट म्याच गर्यो। यो 5 रुपैयाँ भनेको फिक्टिशियस नेचरको लस हो, त्यसलाई एसेट मानेको छ, त्यसलाई बिस्तारै पीएल अकाउन्टमा राइट अफ गर्यो। शेयर त 100 रुपैयाँको नै थियो, तर मैले कसैलाई 95 रुपैयाँमा इस्यु गर्छु, तो 5 रुपैयाँ मैले डिस्काउन्टै न दिएको छु। क्लियर? अब यस्तो पनि हुन सक्छ कि भाई 100 रुपया का शेयर है, उसको 95 में इशू करना है, लेकिन एट वंस पैसे लेने वाला स्थिति तो ऐसा था, अगर इंस्टॉलमेंट में लेने की बात हो तो कैसे करेंगे? यही चीज अगर इंस्टॉलमेंट्स में इशू किया जाता है तो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, 100 के जगह पे जो 95 का डिस्ट्रीब्यूशन बना है ना, उसको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। एप्लीकेशन के समय तुम 20 रुपया दोगे, अलॉटमेंट के समय तुम 25 रुपये दोगे, और फर्स्ट कॉल के समय तुम 30 रुपये दोगे, और फाइनल कॉल के समय तुम 20 रुपये दोगे। 95 तो हुआ। अब बात आया कि ये 5 रुपये का जो डिस्काउंट है वो कौन से मूवमेंट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस समय डिस्काउंट दिया जा रहा है? एप्लीकेशन के समय दिया जा रहा है, या अलॉटमेंट के समय दिया जा रहा है, या फर्स्ट कॉल के समय दिया जा रहा है, या फाइनल कॉल के समय दिया जा रहा है? किस समय ये वाला एंट्री हम किस समय करेंगे डिस्काउंट वाला? तो क्वेश्चन बताया होता है कि भाई फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, हो सकता है कि भाई फाइनल कॉल 25 रुपये का था, लेकिन इस समय 5 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया, या ये भी बताया हो सकता कि अलॉटमेंट मेरा 30 रुपये का था, लेकिन इसमें 5 रुपया डिस्काउंट देके 2500 में। क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा कि डिस्काउंट वाला किस इंस्टॉलमेंट के समय अप्लाई करना है, किस समय एडजस्ट करना है। वो किसी भी समय हो सकता है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्काउंट हम लोग अलॉटमेंट के समय एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि यही शेयर होल्डर का सही चिन्हित होता है, शेयर अलॉट हुआ होता है, और शेयर होल्डर को शेयर अलॉट करने के बाद उससे पैसे मांगने का राइट इस्टेब्लिश होता है। इसी कारण से अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रहा है, तो आप मान के चलना है कि आप अलॉटमेंट के समय डिस्काउंट को एडजस्ट करो। क्लियर है? बताओ, सबको क्लियर है? नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, तुम क्या मानो? हाँ सर, हमको तो क्लियर है।
क्लियर है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक बार पढ़ते हैं फटाफट, उसके बाद ब्रेक लेंगे। On 1st October 2020, Pioneer Equipment Limited received applications for 2,50,000 equity shares of ₹100 each to be issued at a premium। अच्छा, ये तो प्रीमियम का केस हो गया, हम डिस्काउंट वाला केस आपको बताएंगे। ए सर यो तपाईले भने अनुसार त छैन नि सर यसमा त। अरे यो इन्स्टलमेन्ट वाला हैन सर। अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा। यो त प्रिमियम वाला हो। नहीं प्रीमियम वाला था क्या? डिस्काउंट का इलस्ट्रेशन ही नहीं दिया है, ये होगा आगे होगा। अब ऐसा करते हैं ना, इसको छोड़ते हैं। मानो यही चीज मैंने जो अभी बताया ना, उस हिसाब से अगर ये वाला सिचुएशन है, 100 रुपये का शेयर है, 95 में इशू करना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया और 20 रुपया लेना है, तो क्या एंट्री करोगे? जो भी एंट्री पहले किए थे ना, उससे इसमें कोई अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है। सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले में 20 रुपया आया, 30 रुपया 20 का डालो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 रुपया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 रुपया। नेक्स्ट टाइम शेयर अलॉटमेंट के लिए पैसे मांगोगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पता है ना, यहीं पे हम लोग 30 रुपये का शेयर है लेकिन 25 रुपये में मांग रहे हैं, उससे 25 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो यहीं पे उस डिस्काउंट की एंट्री को आपको एडजस्ट करना है। फिर पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 25 रुपये ही मिलेगा, 25 रुपये ही डिमांड हो रहा है, तो शेयर अलॉटमेंट 25। उसके बाद का फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का एंट्री कहने की बात ही नहीं है, सेम टू सेम करोगे जब तक सीखते आ रहे हो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30 रुपीज 30 रुपीज 30 रुपीज 30 रुपीज। फिर ऐसे ही शेयर फाइनल कॉल मांगोगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20 रुपया 20 रुपया पैसे आएंगे। सर त्यो अहिले अलटमेन्टमा किन डिस्काउन्ट गर्छ रे सर? हामी अलटमेन्टमा चाहिँ मात्रै किन डिस्काउन्ट चार्ज गरे, अरू ठाउँमा किन नगरे अरे? अरे कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने कम्पनीले शेयर इस्यु गर्नुभन्दा पहिला नै टर्म्स कन्डिसनमा हालिदिएको हुन्छ कि डिस्काउन्ट छ भने त्यो डिस्काउन्ट कुन बेलामा माग्नु है। किनभने उनीलाई थाहा छ 100 रुपियाँमा 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 30 रुपियाँ र 20 रुपियाँ गरेर 100 रुपियाँ बनिरहेको थियो। 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट दिनु छ, कुन बेलामा डिस्काउन्ट दिने? क्वेसनले भने हुन्छ यस बेलामा दिने कि यस बेलामा दिने कि यस बेलामा दिने कि यस बेलामा दिने, क्वेसनले नै भने हुन्छ के। यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भने त्यो केसमा हामीले मान्नु पर्यो कि अलटमेन्ट, किनभने अलटमेन्ट गर्ने बेलामा से यो एप्लिकेसनलाई क्यापिटलाइज र अलटमेन्ट यो दुवै सेम टाइममा भइरहेको हुन्छ, ध्यान दिनु होला है। एप्लिकेसन आयो तब त म शेयर त्यसलाई अलट गर्छु नि, अलटमेन्ट गर्ने बेलामै क्यापिटलाइज गर्ने र त्यसलाई शेयर अलट गर्ने दुवै इन्ट्री सँगसँगै त्यही टाइममा भइदिन्छ। र यदि क्वेसनले साइलेन्ट देखायो भने हामी यही मान्छौँ कि अलटमेन्टको बेलामा डिस्काउन्ट दिइरहेछ। अब त्यसलाई तपाईँले सबैमा 5 रुपियाँलाई बाँडिदिनु हो भने बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना यार। तुम यहाँ पे लिखोगे कुछ पैसे रुपये का डिस्काउंट, कुछ रुपये का डिस्काउंट यहाँ, कुछ रुपये का डिस्काउंट यहाँ, कुछ रुपये का डिस्काउंट। हाँ, क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम किया है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जब तक एप्लीकेंट से पैसे नहीं आया, जब तक वो शेयर होल्डर बना नहीं, तब तक हम डिस्काउंट क्यों दें? यहाँ पे डिस्काउंट तब देंगे जब हम उसको शेयर अलॉट कर रहे होंगे। सिर्फ अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अलॉटमेंट के समय ही डिस्काउंट अप्लाई कर देने से भी होगा। ठीक सर। प्रवीण शाही, प्रवीण ने सोधी रहती हो। यस सर, यस सर। ला अब ब्रेक के बाद 15 मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है? आप लोग भी फटाफट कुछ खा लो।